हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों हम आज रेट 2021 जो हमारा 26 सितंबर को जो पेपर हुआ है उसकी मैथ वाली आंसर की मैथ वाली आंसर की आपके सामने लेकर के आए हैं। ये आंसर की दोस्तों 100% शुद्ध है। इसका हम डिटेल में सॉल्यूशन भी करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही आपने जो अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन किए हैं उन्हें आप जांचिए। दोस्तों, पहला हमारे पास जो एग्ज़ाम पेपर आया है उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है 30 की घात -5 मल्टीप्लाई 5 की घात 12 625 मल्टीप्लाई बाई 6 की घात -5 आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न आ जाता है, जिसके ऑप्शन आपको 25, 125, 5 और 625 दिया हुआ है। इसे हम सोल्व करते हैं दोस्तों। 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 और 6 घात -5 है तो दोनों पे घात -5 लगा दीजिए। 5 की घात 12 दोस्तों। नीचे अगर आप करते हैं तो 5 की घात 4 गुणा 6 की घात -5 दोस्तों। 6 की घात -5 से 6 की घात -5 को काट दीजिए। 5 की घात 4 और ऊपर जाके अगर ये 5 की घात 5 में जुड़ता है तो 5 की घात -9 गुणा 5 की घात 12 तो दोस्तों 5 की घात 3 और 5 की घात 3 आप जानते हैं दोस्तों 125। आपका जो पहले प्रश्न का आंसर है वो दोस्तों 125 निकल कर आ जाता है। अब दोस्तों आप दूसरे प्रश्न पर चलिए। दूसरा प्रश्न आपसे दिया हुआ है, घातांक करने वाला ही 6 की पावर है 2x + 1 दोस्तों। 6 की पावर है 2x + 1। इसी के साथ दोस्तों भाग में दिया हुआ है 216 बराबर दोस्तों क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 36, और ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों 1, 2, 0 और 0.5 दोस्तों। आप जानते हैं कि 6 2x + 1 बराबर क्या होगा, 216 गुणा 36 दोस्तों। आप जानते हैं ये हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आप जानते हैं 216 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3, और 36 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6 की पावर 2। इसे आप जैसे ही सॉल्व करते हैं तो 6 की पावर 5, और इधर देखिए दोस्तों 6 की पावर 2x + 1। आप देखेंगे कि 2x + 1 बराबर अगर 5 है तो 2x बराबर 4 और x बराबर दोस्तों 2, तो आपके सामने जो x की वैल्यू दोस्तों 2 निकल कर आ जाती है। अब दोस्तों आप तीसरे प्रश्न पर चलिए। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको स्क्वायर -4xy दोस्तों आपको क्या करना है, इनमें से जो दूसरा है उसे घटाना है। दूसरा क्या है दोस्तों, +3xy -2x² और प्लस में है दोस्तों 2y² आपके सामने प्लस में है। आप जानते हैं कि जैसे घटाते हैं तो घटाओ ये क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस और ये माइनस दोस्तों। आप देखेंगे -3x² प्लस के 5y² दोस्तों और -7xy। अब आप देख पा रहे होंगे ये आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। आपको ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, 3x² -5y² प्लस 7xy दोस्तों। इनका मैं चिन्ह चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर बराबर में 0 है, अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ और इधर भी मैं माइनस कर दूँ, माइनस यहाँ से माइनस देखेंगे आप दोस्तों, माइनस को अंदर जैसे ही मैंने गुणा किया तो माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। आपका जो आंसर है दोस्तों ये 3x² -5y² प्लस 7xy निकल कर आ जाता है। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो है गुणनखंड से। देखिए दोस्तों आपको दिया हुआ है द्विघात समीकरण आपको दी हुई है। आप देखेंगे जो 9a² -9ab -40b² आपको दिया हुआ है, और आपसे दोस्तों ऑप्शन में पूछा गया है कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कौन सा है। आप ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, 3a + 5b 3a - 5b 3a + 5b 3a - 5b 3a - 5b 3a + 8b 3a + 8b 3a - 8b दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है। आप ऑप्शन को दोनों को एक साथ गुणा करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं अगर इन्हें गुणा करते हैं तो माइनस का क्या आना चाहिए, 360 a² b² आना चाहिए। और
जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 9, ए भी आना चाहिए। आप गुणनखंड कीजिए दोस्तों, 24 और 15 निकल कर आ जाता है, 24 और 15 निकल कर आ जाता है। आप इसे जैसे ही आगे सोल्व करेंगे आपका जो आंसर है 3a माइनस 5b और 3a प्लस 8b दोस्तों आपका आंसर निकल कर आ जाता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर जैसे ही आप चलते हैं दोस्तों, आपसे अगले प्रश्न में कहा गया है एक परिमेय संख्या है जिसे 8 अधिक उसका अंश है। यदि अंश में 17 जोड़ने पर हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है। अब जैसे ही आप दोस्तों ऑप्शन पर जाते हैं आपको एक ऑप्शन 13/21 दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या है दोस्तों, अंश जो है वो हर से 8 अधिक है। अंश से 8 अधिक कौन है दोस्तों, हर अधिक है। केवल एकमात्र आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इससे भी दोस्तों आप आसानी से कर पाएंगे। अब अगला, अगर आपको यहाँ से अगर ये समझ में नहीं आता है तो आपको क्या दिया हुआ है, जो आप लिख लीजिए x + 17 डिवाइड में है दोस्तों y - 1, इसका आपको परिमेय संख्या 3/2 निकल जाती है। आप जो x है उसकी जगह 13 रखिए, y की जगह दोस्तों 21 रखिए, y की जगह 21 रखेंगे तो आपके सामने जो आंसर है दोस्तों 3/2 निकल कर आ जाता है। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि भाग विधि से x² + 7x + 10 को अगर x + 2 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए, x + 2 से, तो जो आंसर है दोस्तों वो क्या निकल कर आएगा, आंसर आप बताएंगे। अगर x + 2 से यहाँ पर मैं x से गुणा कर दूँ तो x² + 2x दोस्तों माइनस x² से x² कट जाता है, 5x + 10 दोस्तों, 5x + 10। इसे अगर मैं 5 से फिर गुणा कर देता हूँ तो 5x + 5 दूनी 10 दोस्तों, माइनस ये पूरा कट जाता है। आपका जो आंसर है x + 5 निकल कर आ जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है 7, 14 और 21 प्रत्येक से विभाजित वो पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो आपको दोस्तों क्या कर लेना है, 7, 14 और 21 का आपको क्या ले लेना है दोस्तों, 7, 14 और 21 का आपको एलसीएम ले लेना है और इनको जोड़े बनाकर गुणा कर देना है दोस्तों। आपका जो आंसर है 1764 निकल कर आ जाता है। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं जिसमें आपको घनमूल वाला प्रश्न दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, एक घनमूल है दोस्तों 3, 8 और दिया हुआ है 0.000216 और यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है प्लस में घनमूल ही है और 0.000343 दोस्तों आपको दिया हुआ है। आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। एक आ रहा है 0.01 आ रहा है, 0.1 आ रहा है या फिर 2 आंसर दोस्तों आपका निकल कर आ रहा है। आप जानते हैं दोस्तों कि एक डिवाइड में अगर घनमूल करते हैं 8 का तो 2 निकल कर आ जाता है और 3 के घनमूल में जोड़े बनते हैं। 0 का घनमूल करते हैं तो 3 के जोड़े में से 1 निकल कर आ जाता है और जो 216 है दोस्तों उसका घनमूल जो होता है वो होता है 6। तो 2/0.6 इसे हम दोस्तों 200/6 लिखते हैं। 6 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 6 यहाँ पर आ जाता है। और देखें दोस्तों जैसे ही आप प्लस में चलते हैं, प्लस में 0.7 आपके सामने निकल कर 0.07 दोस्तों आपके सामने निकल कर आ जाता है। अब यहाँ से भी आप देखेंगे दोस्तों कि 100 यहाँ पर मैं दशमलव हटा के 0 लगा देता हूँ। 6/200 और 7/100 इसे आप जैसे ही दोस्तों सॉल्व करेंगे आपका जो आंसर है 0.1 निकल कर आ जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारा जो अगला प्रश्न है उस पर चलते हैं। आपका इसका आंसर 0.1 निकल गया है। अब देखिए दोस्तों, शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये क्या लेता है दोस्तों, ऋण लेता है। कितना ऋण लेता है, 25,000 रुपये ऋण लेता है और 1 ईयर और 6 मंथ के लिए लेता है दोस्तों।
ठीक है। 12% की क्या दी हुई है, रेट दी हुई है। 12% की क्या दी है दोस्तों, रेट दी है। लेकिन ये कह रहा है कि जो ब्याज है वो वार्षिक संयोजित है। ब्याज क्या है, वार्षिक संयोजित है। अगर ये ब्याज नहीं देता है वर्ष के अंत में तो उस ब्याज पर भी क्या लगेगा दोस्तों, ब्याज लगेगा। ठीक है। 25,000 पर आप चले गए। 25,000 आप जानते हैं कि 12% की रेट से अगर एक साल का ब्याज हम निकाल लेते हैं, 12% की रेट से एक साल का जो ब्याज होगा दोस्तों वो होगा 3,000 रुपये। दोस्तों 3,000 रुपये एक साल का हो गया है 25,000 का। और आपको पता है 6 महीने का कितना होगा, तो 3,000 का दोस्तों आधा 6 महीने का होगा। तो 4,500 रुपये तो दोस्तों किसका ब्याज आ गया है, 4,500 रुपये तो 25,000 का ब्याज 1.5 साल का निकल कर आपके सामने आ जाता है। लेकिन आपको पता है ब्याज क्या है, वार्षिक संयोजित है। तो आपको 3,000 पर भी ब्याज देना होगा। 3,000 पर ब्याज किस रेट से, 12% की रेट से देना होगा। और 6 महीने के लिए देना होगा। 6 महीने के लिए देना होगा दोस्तों 1/2 अगर आप करते हैं यहाँ पर 100, तो 20 से 20, 2 छिकी 12, 6 18 दोस्तों 180 रुपये आपका और ब्याज निकल कर आ जाता है। आप यहाँ पर इसे भी ऐड कर दीजिए। आप देखेंगे कि 4,500 और 180 4,680 रुपये दोस्तों आपका क्या है, 4,680 रुपये ब्याज आपका निकल कर आ जाता है। 25,000 में आपको क्या कर देना है, ब्याज भी देना है दोस्तों 4,680 रुपये। तो आपका जो 29,680 रुपये दोस्तों आंसर निकल कर आ जाता है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। दोस्तों हमने ब्याज वाला प्रश्न कर लिया है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, जो है लाभ हानि से रिलेटेड। दोस्तों एक राजन है जिसने 2 छत के पंखे प्रति 2,500 रुपये की दर से खरीदा है। एक पंखे की वैल्यू दोस्तों उसने की है 2,500 और दूसरे पंखे की वैल्यू दी है 2,500। अब उसका दिमाग घूम रहा है, वो कह रहा है मैं ऊपर वाले पंखे को तो 15% लाभ पर बेचूंगा। किस पर बेचूंगा, 15% लाभ पर। और नीचे वाला जो मेरा पंखा है, मतलब कि दूसरा जो पंखा है, उसे मैं 8% की हानि पर बेचूंगा। इन दोनों पर उसने किया तो जो ऊपर वाले पंखे लाभ से बेचा है वो 2,875 रुपये में ये सॉल्व करने पर आ जाता है। और जो नीचे वाला दोस्तों उसने पंखा बेचा है, जो नीचे वाला पंखा उसने बेचा है वो दोस्तों 2,300 रुपये में बेच देता है। कितने में बेच देता है, 2,300 में बेच देता है। यहाँ पर तो उसे कितने की हानि होती है, 200 की। और यहाँ पर कितने का लाभ होता है, 375 का। अब वो कह रहा है कि कुल जो लाभ हुआ है या हानि हुई है वो कितनी हुई है। आप देखेंगे दोस्तों जो लाभ हुआ है वो 175 हुआ है। 175 किस पर हुआ है, 175 दोस्तों हुआ है 5,000 पर। क्यों हुआ है 5,000 पर, इन दोनों का जो वैल्यू है उन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 5,000 आपका निकल कर आ जाता है। आप इसे जैसे ही सॉल्व करते हैं 2 0 से दोस्तों 2 0 कट जाती है, 5 10 बार, और यहाँ पर 5 3 15 50 25 3.5% का क्या हो जाता है दोस्तों, लाभ आपके सामने निकल कर आ जाता है। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है MDS से। MDS दोस्तों MDS मसाले दोस्तों सच। अब देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 20 स्वयंसेवक 8 दिन में काम करते हैं। आप जानते हैं M1D1 बराबर M2D2 दोस्तों, M1D1 बराबर M2D2। अब देखेंगे कि 20 स्वयंसेवक हैं, 8 दिन में काम कर रहे हैं, तो कितने आदमी उसी काम को 5 दिन में कर देंगे। तो 5 चौक 20, 8 चौक 32 आदमी दोस्तों उस काम को करने के लिए लगेंगे। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि पार्थ जो है वो झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 6 घंटे में पहुंचता है। आप जानते हैं 60 से 6 घंटे में पहुंचता है तो 360 किलोमीटर उसकी क्या हो जाती है, दूरी हो जाती है। अब आप जानते हैं जो समय होता है वो क्या होता है, दूरी बटा चाल दोस्तों, दूरी बटा चाल। आपसे समय के बारे में पूछा गया है कि उसे अब कितना समय लगेगा, ये नहीं पूछकर उसने क्या कहा है कि आपको
क्या चाल से चलना पड़ेगा कि आप 360 किलोमीटर की दूरी को 4 सही 1/2 मतलब कि 9 सही 9/2 में पहुंच पाओगे। 4 सही 1/2 को मैं सोल्व कर देता हूँ। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। आप 9 चौक को 36, 40 और 40 को जैसे ही 2 से गुणा करोगे 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से दोस्तों आपको चलना होगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों आपका आंसर निकल कर आ जाता है। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो जनसंख्या वाला, प्रतिशत वाला प्रश्न है। जनसंख्या कितनी थी? 50,000 पहले थी दोस्तों, ठीक है। 50,000 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी। उसके पश्चात पहले वर्ष में दोस्तों जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हो जाती है? 105% की, मतलब कि 5% की क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ोतरी हो जाती है। आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। लेकिन आगे उसने कहा हुआ है कि दूसरे वर्ष में महामारी के कारण 10% की जनसंख्या घट गई, तो 90/100 दोस्तों आपके सामने आ जाता है। फिर तीसरे वर्ष में वो कह रहा है कि ये सारा होने के बाद में जो बढ़ोतरी है वो कितनी पाई गई? 4% की बढ़ोतरी पाई गई। इसे दोस्तों आप सोल्व कीजिए। सोल्व जैसे ही आप करते हैं आपका जो आंसर है 49,140 निकल कर आ जाता है। जो जनसंख्या है दोस्तों 49,140 थी। अब दोस्तों अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कोणों से रिलेटेड दोस्तों। आपको जो P और जो Q है दोस्तों, P और Q ये क्या दी हुई है? समांतर दी हुई है। P और Q एक दूसरे के क्या है दोस्तों? समांतर है। आपको ये एंगल दिया हुआ है 95 डिग्री का दोस्तों। ये एंगल कितने का दिया हुआ है? 95 का दोस्तों। एक बार दोस्तों मैं डायग्राम थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है वो थोड़ा चेंज है। एक सीधी रेखा यहाँ पर खींची हुई है और इस बिंदु से दोस्तों ये यहाँ पर मिल रहा है। ये जो एंगल है 95 आपको दिया हुआ है और यहाँ पर जो एंगल है दोस्तों वो 30 दिया हुआ है। आप जानते हैं अगर ये एंगल 95 है तो ये भी कितना होगा? 95 होगा। ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा दोस्तों? 30 डिग्री का। आपसे ये पूछा गया है, जो उसने कहा है कि x है। आप जानते हैं दोस्तों एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है उसका योग कितना होता है? 180 डिग्री योग होता है। आप 180 में से क्या घटा लीजिए दोस्तों? 95 + 30 आप जैसे ही घटाएंगे आपका जो कोण है वो 55 डिग्री का दोस्तों निकल कर आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू है दोस्तों 55 डिग्री, ऑप्शन ए आपके सामने निकल कर आ जाता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। जो समरूपता वाला प्रश्न है, त्रिभुजों की समरूपता से आपसे प्रश्न किया गया है। त्रिभुज आपसे कहा गया है कि जो त्रिभुज है ए बी और सी दोस्तों, ए बी और सी दोस्तों त्रिभुज है। इसी के साथ जो समरूप त्रिभुज है दोस्तों वो है त्रिभुज एफ डी और ई दोस्तों, एफ डी ई त्रिभुज आपके सामने समरूप दिया हुआ है। समरूप का मतलब दोस्तों ये है कि जो ये ए बी भुजा है वो समरूप है एफ डी के। ए बी का मान अगर 5 है तो एफ डी का मान भी कितना होगा? 5 होगा। आपसे कहा गया है ए बी 5 है और जो कोण बी एंगल जो कोण है वो कितना है? 40 है। बी 40 तो डी बी 40 और ए बी 5 तो एफ डी बी कितनी होगी दोस्तों? 5 होगी। अब आपसे कहा गया है कि कोण ए जो है वो 80 डिग्री का है। कोण ए 80 का है तो कोण एफ भी कितने का होगा? 80 का। अब आप जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 80 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो 120 आपके सामने निकल गया है। तो ये जो कोण होगा दोस्तों 60 डिग्री का निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है डी एफ 5 सेमी, कोण एफ 60। आप जानते हैं कोण एफ कितना है? 80 है। कोण ई 60 और डी एफ 5 सेमी। डी एफ आपने देखा 5 सेमी, कोण जो ई है वो 60 है। तो आपका जो आंसर डी एफ कितना है दोस्तों? 5 और एंगल ई 60 डिग्री आपका आंसर निकल कर आ जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न बहुत लेंथी प्रश्न है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो 25 सेमी निकलेगा। प्रश्न ये था कि 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार जो खेत है उसके अंदर एक टाका खोदा जाता है और टाके से जो मिट्टी निकलती है उसे खेत में फैलाना है। तो जो मिट्टी है वो खेत में कितनी ऊंचाई पर फैलेगी आपको बताना है। तो जो आपका आंसर है दोस्तों 25 सेंटीमीटर निकल कर आ जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की विमाएँ 60, 54 और 30 है दोस्तों। उस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? कितना दिया हुआ है? 60, 54 और 30 दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है? 6 सेंटीमीटर के क्या रखने हैं? घन रखने हैं दोस्तों। सभी में क्या कर देना है? 6 का भाग दे देना है। 10, 9 और दोस्तों 5, इन तीनों का आप गुणा करेंगे। 10 नाम 90 और 5 नाम 45 दोस्तों 450 घन इसके अंदर रखे जा सकते हैं। 450 आपका आंसर आ जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया है, नीचे दी हुई बारंबारती सारणी में जो 60 किलो से कम वजन वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? आपको क्या करना था? 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, जो 4 + 5 + 10 + 7 है उन्हें ऐड करना था और आपका जो आंसर है दोस्तों 26 निकल कर आ जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है पाई चार्ट से अगला प्रश्न है दोस्तों। और ये पूछा गया है कि यदि कमरे के निर्माण में कुल 2 लाख रुपए लगते हैं तो जो मजदूरी पर व्यय है वो कितना होगा? अब आप जानते हैं दोस्तों, अगर एक सर्कल पाई चार्ट बनता है तो उसके जो कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है, परंतु इसके अंदर जो कोण है वो 270 डिग्री योग निकल रहा है। और मजदूरी का आपको पता चल गया है कि जो मजदूरी का जो कोण का एंगल है वो कितना हो जाएगा? वो 90 डिग्री एंगल निकल कर आ जाता है। जब आप जानते हैं कि 360 की वैल्यू 2 लाख है, 360 की वैल्यू अगर 2 लाख है तो ध पटक नीचे दोस्तों, तो 2 लाख बटे में 360 गुणा में दोस्तों 90 कर देंगे। आपका जो आंसर निकल कर आ जाता है वो आंसर दोस्तों 50,000 निकल कर आ जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रायिकता से दोस्तों, प्रायिकता से प्रोबेबिलिटी दोस्तों। एक थैले में 15 लाल गेंदे हैं, कुछ हरी गेंदें हैं। एक हरी गेंद निकाली जाती है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है। तो हरी गेंदों की संख्या उसने पूछी है दोस्तों। अब आप इसमें ऑप्शन उठाइए दोस्तों, ऑप्शन उठाइए। आपको जो निकालना है, नीचे जो संख्या है 15 प्लस में होगी, 15 + x है और ऊपर दोस्तों x है। इसकी जो वैल्यू है दोस्तों 1/6 आनी चाहिए। मैंने जैसे ही दोस्तों 3 उठाया 3 डिवाइड में 18 बराबर 1/6 दोस्तों। आप देखेंगे 1 और 6, 3 से आप काट देंगे तो 1/6 आपका आंसर। तो जो हरी गेंदों की संख्या है दोस्तों, हरी गेंदों की जो संख्या है वो कितनी आ जाती है? 3 आ जाती है, जो ऑप्शन सी में था दोस्तों। अगले प्रश्न पर आप चलेंगे। जो लैंग्वेज बेस पे प्रश्न आते हैं, मैं इन्हें दोस्तों आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है उसे वैश्विक विषय बनाती है? तो दोस्तों वो है भाषा की एकरूपता। अगले प्रश्न पर आप चलते हैं। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तो जो इसका आंसर था दोस्तों वो होगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गणितीय शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, वह जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, उसे हम विश्लेषण विधि कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक जो उद्देश्य है वो क्या है? तो दोस्तों वो है संज्ञानात्मक दोस्तों, संज्ञानात्मक, ऑप्शन ए दोस्तों। बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक विधि कौन सी है? उसे दोस्तों हम कहते हैं नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट दोस्तों।
वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या होता है? उसमें दोस्तों अभिव्यक्ति का अभाव होता है, अभिव्यक्ति का अभाव होता है, लैक ऑफ एक्सप्रेशन। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? वो है दोस्तों वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। आप ऑब्जेक्टिव जैसे प्रश्न करते हैं उनमें दोस्तों शुद्धता दिखाई देती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गणितीय शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गणना संबंधी कौशल को बढ़ाना। दोस्तों आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त है? आप जानते हैं आगमन विधि सूत्र स्थापना के लिए काम में ली जाती है। दोस्तों गणित की पाठ्य पुस्तक में जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या होनी चाहिए? पाठ्य वस्तु भी उसकी विशेषता होनी चाहिए, भाषा और शैली भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, पुस्तक की आकृति भी अच्छी होनी चाहिए। एक दोस्तों एक तीर वहाँ जा रहा है, एक वहाँ जा रहा है, ऐसी पुस्तक को पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी आपके सामने निकल कर आ जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताए गए वीडियो में प्रश्न अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आप घबराएं नहीं दोस्तों, आपने जितनी तैयारी की है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तैयारी थी। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से दोस्तों आपकी जो आंसर की है वो 115 से 120 के बीच में दोस्तों रहने वाली है। 115 से 120 के बीच में। आप टेंशन में ना आए दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे कम रह सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर दोस्तों ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद मास्टरों।